हाय, दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है भाई। हाँ जी, चाहे बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपका जो सेमेस्टर है वो सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ में उससे होना चाहिए। आप आराम से ये सीरीज देख सकते हो। सिंपल। हाँ जी, आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है भाई। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान तरीके से आप समझ जाओगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल सर। चलिए, आप कोशिश करना कि व्हाट्सअप करो कि कॉल करने में कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे, तो इस वजह से कांटेक्ट हो नहीं पाएगा ठीक से। आप व्हाट्सअप करो, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। सिंपल। ठीक है। हाँ जी, जो भी अमाउंट होगा नोट्स का वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 150 से 200 के बीच में नोट्स रहते हैं। आप आराम से कांटेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएंगे। शायद उस टाइम पे डिस्काउंट भी चल रहा हो, अगर आप ऑफर मतलब कि आप कांटेक्ट करते हो तो फिर शायद आपको और सस्ते में मिल जाए, वरना 150 से 200 रुपए प्राइस रहता है। ठीक है भाई। चलिए आगे चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है भैया, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती क्या है। देखो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 सीखा। 9 चैप्टर के अंदर हम सीख रहे थे जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या था, कोई भी बंदा आता था, आपको एक जॉब देता था। जैसे कि टेलर की दुकान है आपकी, तो आपको वो देगा कपड़े सिलने के लिए या फिर पैंट सिलने के लिए, सूट सिलने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको कपड़े दे दिए, इसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। आपने उनको काम प्रोवाइड कर दिया, वो काम आपको करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब आपको सामान आपका वापस कर देंगे। सिंपल। ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग के अंदर एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि छोटे समय के अंदर मतलब कि जल्दी से पूरा हो जाता है और थोड़ा बहुत अमाउंट आपको मिल जाता है, जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर। सिंपल। ठीक है। सेम वैसे ही काम है, बस यहाँ पे क्या है, हम ना किसी मतलब जैसे क्या होता है जॉब पोस्टिंग में हम बहुत सारे काम ले लेते हैं कि भाई ये भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा, ये भी बना दूंगा, और सारा काम मिला के हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बता देते हैं और सारा काम जॉब प्रोवाइड कर देते हैं उनको, मतलब सारा काम करके उनको उनका सामान पकड़ा देते हैं। सिंपल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, आपके पास ना कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा। यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो लिए जाते हैं, जैसे हाईवे बनाने का काम, जैसे कि कोई बड़ा काम जो कि 2-3 साल तक चलने वाला है, कोई घर बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, किसी भी तरीके से गली 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 बनाने का काम, रोड बनाने का काम, ऐसे वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो लिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर। सिंपल। हाँ जी, यानी कि जो बड़े बड़े काम है जो कि 2-3 साल में लगा, जिनमें ज्यादा पैसा लगता है, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट लगता है। समझ में? हाँ जी, तो इस तरीके से जो काम होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ज्यादातर जो होती है वो 2-3 साल तक चलती रहती है। केवल एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो फिर एक ही काम है, एक ही प्रोजेक्ट है और उसको लंबे समय तक आप करते रहते हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सिंपल ना? बढ़िया। एक बार देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का एक स्पेशल फॉर्म है जहां पे अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या माना जाता है, कॉस्ट यूनिट मानी जाती है। सिंपल ना? ठीक, आगे चलते हैं। एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड मतलब कि अनसर्टेन्ड सेपरेटली फ्रॉम ईच कॉन्ट्रैक्ट। और जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉस्ट है वो क्या बोलते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अलग अलग कैलकुलेट करी जाती है। सिंपल। यहाँ पे जो सारा काम होगा ना वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। जैसे जॉब कॉस्टिंग में हम अपने हिसाब से देते थे, जैसे हमको जो जो प्रोजेक्ट लेना है वो प्रोजेक्ट लेते थे, जो जो काम अपने हिसाब से हम कर पाएंगे उसको बढ़ाते थे, जो काम हमको लगता है कि नहीं कर पाएंगे या फिर इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा तो उसको हटा देते थे हम। सिंपल। यहाँ पे सारा काम किसके हिसाब से करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। सिंपल ना? बस यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम एरिया ज्यादा लगने वाला है, कॉस्ट भी ज्यादा लगने वाली है। ठीक है भाई। और लेकिन एक ही प्रोजेक्ट रहने वाला है। सिंपल। इसको बोलते हैं बस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब इसके फीचर क्या है, खासियत क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की? पहली फीचर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉस्ट यूनिट। यानी जैसे ही आपके पास कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा आपकी नई कॉस्ट यूनिट आ जाएगी, यानी नई तरीके से आपको तैयारी करनी चालू करनी पड़ेगी। समझ में? वहां पे क्या था, आप क्या होता है, कपड़े वपड़े सिलते हो तो फिर सारे एक तरीके से काम करने हैं, आपको सारा कॉस्ट जो था वो एक तरीके से ही डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट आया किसी चीज का तो नई तरीके से तैयारी करनी है। जैसे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अलग तरीके से मटेरियल लाना पड़ेगा, रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो फिर अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिंपल इतना। ठीक, आगे चलते हैं भाई। कह रहा है मोर देन 1 ईयर। जो ज्यादातर इसमें काम होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा टाइम लेते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है भाई। चलिए, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा काम टाइम लगता है इसमें। उसके बाद वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो काम होता है वो किसके बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सिंपल। ऐसा नहीं होता कि काम आप क्या बोलते हैं, कई बार होता है कि काम जो होता है इतना बड़ा हो जाता है, कई बार क्या होता है जो पेमेंट होती है वो एक बार में नहीं आती, मतलब कि बीच बीच में आती है। जैसे आप देख लो, घर बनाने के लिए आपने किसी को पेमेंट दे दी या फिर ठेकेदार को आपने बोल दिया आप घर बनाओगे, तो वो एक बार ऐसे नहीं होगा कि पूरी 3 मंजिल का घर बना देगा अपना सारा पैसा लगा के फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे। नहीं, हमें क्या होता है बीच बीच में भी देने पड़ते हैं उसको थोड़े से पेमेंट में, ताकि वो मोटिवेट रहे या फिर उसको क्या बोलते हैं बजट का कोई इशू ना बने उसे। सिंपल। वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। काम किसके बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। समझ में? जैसे टेलर की दुकान पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता नहीं है, तो आपने काम कर दिया, उसमें जो भी उसको चेंजेस करवाने हैं आप आराम से करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सारा काम क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट पे, तो इस वजह से सारा काम ज्यादातर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर 2 पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी का नाम होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरी पार्टी का नाम होता है क्या, कॉन्ट्रैक्टी।
जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, यानी काम करने की जिम्मेदारी लेता है, बिजनेसमैन होता है एक तरीके से, जो काम करके प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जिसको वो काम चाहिए, इसलिए वो बोलता है कॉन्ट्रैक्टर को कि मेरे को ये प्रोजेक्ट बना के दो जिसके लिए मैं आपको पेमेंट करूंगा, सिंपल, ठीक है। जैसे बायर होता है, सेलर होता है, तो ये सेलर है माल बनाने के बेचने वाला कॉन्ट्रैक्टर, और ये कॉन्ट्रैक्टर ही है जो क्या बोलते हैं माल बनवा रहे हैं, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, अगला आता है लेबर कॉस्ट इज मतलब चार्ज डायरेक्टली। जो लेबर कॉस्ट होती है ना वो उसके अंदर डायरेक्टली चार्ज करी जाती है। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार जो जॉब पोस्टिंग किया था वहां पे ज्यादातर जो लेबर कॉस्ट थी वो इनडायरेक्टली चार्ज करी जाती थी। हम बार बार ओवरहेड कर रहे थे वहां पे कि ओवरहेड दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे केवल डायरेक्ट मटेरियल लिया जाता है, डायरेक्ट लेबर ली जाती है, यानी जो भी लेबर कॉस्ट होती है ना वो सीधा डायरेक्टली होती है, कोई भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट या फिर लेबर मटेरियल नहीं होता, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं भाई, बात आती है डिफरेंस जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, ठीक है भाई। जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा जॉब कॉस्टिंग के बारे में, और जो आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में, इनमें डिफरेंस क्या है छोटा सा समझती है। जो जॉब कॉस्टिंग होती है वो ज्यादातर जो होता है ना वो फैक्ट्री वर्क होता है, यानी कि आपको फैक्ट्री के अंदर जाके काम करना पड़ेगा, एक दुकान होगी, एक शॉप होगी, वहां पे बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है ना, इसके अंदर जो आपको काम करना पड़ता है वो कहाँ पे करना पड़ता है, एक साइट पे जाके काम करना पड़ता है, जहां पे वो काम जरूरत है उस चीज की। जैसे रोड बनाने की जरूरत है तो अपने घर में बैठे बैठे रोड तो बना नहीं पाओगे, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा साइट पे, तो वहां पे जाके काम करोगे। घर बनाने की जरूरत है तो आपको साइट पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके घर बनाओगे, सिंपल। तो इस साइट पे काम होता है वो फैक्ट्रीज वर्क होते हैं, ठीक है भाई। स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे लॉन्गर मतलब कि लार्जर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका ड्यूरेशन हो गया या फिर उसका पैसा हो गया या फिर अमाउंट जो हो गया वो छोटा होता है। और यहाँ पे जो होता है कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल। उसके बाद नीड ऑफ जॉब, यहाँ पे जॉब क्या होती है, लार्ज जॉब मिलती है, मतलब कि आपको काम जो होगा ना वो बहुत बार मिलेगा। जैसे कि अगर आपने मान लो छोटी छोटी जॉब्स हैं, जैसे आप टेलर हो तो टेलर के टाइम पे आपको एक दिन में हो सकता है कि आपके पास 10-10 पैंट आ जाए बनाने के लिए, एक दिन में हजारों पैंट आ जाए बनाने के लिए। तो फिर आपके पास जो जॉब होगी, मतलब हर एक इवेंट को हम जॉब मानते थे, वहां पे हर एक पैंट बनाने का जो ऑर्डर आया उसको हम जॉब मानते थे, तो वहां पे जो जॉब होगी आपके पास बहुत सारी होगी। लेकिन यहाँ पे जो जॉब होगी वो केवल बहुत कम होगी इस जॉब। जैसे आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आया और वही कॉन्ट्रैक्ट आप 2-3 साल तक फॉलो करने वाले हो, तो आपके लिए जॉब केवल एक ही है, बस वही कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना है, तो आपका वही काम है मेन, ठीक है। तो वहां पे नंबर ऑफ जॉब क्या होते हैं ज्यादा और यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब क्या होते हैं कम, लेकिन उनका साइज क्या होता है स्मॉल और इनका साइज क्या होता है बड़ा, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, कह रहा है डायमेंशन मतलब टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है शॉर्ट, यानी कि छोटे समय के लिए काम करता है वो, मतलब कि छोटा टाइम पीरियड होता है उसका। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, 2-3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है भाई। इंडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे, हाई होती है, मतलब कि ज्यादातर मैंने बताया था उसमें खर्चे क्या होते हैं इंडायरेक्ट वाले होते हैं, तो इस वजह से इंडायरेक्ट कॉस्ट वहाँ पे हाई होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने काम कर रखा है तो इस वजह से ठेके पे दे रखा है, जो भी खर्चा होगा वो ठेकेदार आपको बता देगा, हाँ जी इतना खर्चा होगा। तो सीधी बात यहाँ पे जो इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम पड़ती है। ज्यादातर कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इसलिए जो मैंने बताया लेबर का भी खर्चा होता है वो भी हम कैसे ट्रीट करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली। तो सीधी बात यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है ज्यादा और इंडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कम, सिंपल। ये डिफरेंस था किसके अंदर, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। अगर आपके एग्जाम में आया आप आराम से कर लोगे, सिंपल। हाँ न्यूमेरिकल भी आएगा सर इसका, और न्यूमेरिकल तो पक्का पक्का आएगा, तो फिर उसके करेंगे। इसके लिए पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट, ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो बनते हैं परसेंटेज बेसिस पे। किस पे बनते हैं, परसेंटेज बेसिस में। क्योंकि समझिए फॉर एग्जांपल आपने मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि मैं एक आपका घर बनाऊंगा, तो आपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि आप जो घर बनेगा ना वो मान लेते हैं 50 लाख के अंदर बनेगा, कि आपका घर जो है 50 लाख में बन जाएगा, सिंपल। चलिए तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हिसाब लगाएगा कि 40 लाख तो इसके अंदर घर बनाने का खर्चा है और 10 लाख रुपए क्या है मेरा प्रॉफिट है, सिंपल। कॉन्ट्रैक्टर ने हिसाब लगाया कॉस्ट जो पड़ रही है सामान की वो 40 लाख की बन रही है और 10 लाख क्या हो गया मेरा प्रॉफिट हो गया, इसलिए 50 लाख का क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिंपल। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर बेसिकली क्या होता है वो लंबे समय के लिए होते हैं, 2-3 सालों तक चलते हैं, सिंपल। और मान लो 2-3 साल तक चल रहा था ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी, तो 6 महीने बाद ही क्या हो गया, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई या फिर कोई चेंजेस हो गए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई जिसकी वजह से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया, और जो चीजों के प्राइस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चीजों के प्राइस क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था कि मैं आपको 50 लाख में एक काम करके दूंगा, तो चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं, तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो चुकी है सामान बनाने की, बढ़ चुकी है, यानी जिससे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया इस कॉन्ट्रैक्टर का, कम हो गया, यानी कि एक तरीके से इसको लॉस फेस करना पड़ गया। हो सकता है ना भाई कॉन्ट्रैक्ट में बड़े प्रोजेक्ट है 2-3 साल में पता नहीं क्या हो सकता है बिजनेस में, या फिर मान लो जो बिल्डिंग बना रहे थे वो डूब गई, मतलब ढह गई, तो दोबारा से आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट को 50 लाख में ही पूरा करना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ जी। तो इस तरीके से आपका खर्चा क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, जिससे आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल ना। तो इस बेसिस पे यहाँ पे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नहीं किए जाते। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं, जो बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बेसिस पे नहीं होते। बड़े वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बताते हैं सर पहली चीज कॉस्ट, यानी कि इस सामान को इस घर को बनाने में खर्चा कितना आएगा। जैसे 40 लाख का घर का खर्चा है तो 40 लाख बता देंगे आपको सीधा सीधा, घर को बनाने में 40 लाख खर्चा आएगा। जो भी खर्चा आएगा हमको मेटर मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बोलता है घर को बनाने का 40 लाख का खर्चा है, और वो 40 लाख का खर्चा आप देने वाले हो, मैं कुछ नहीं छुपाने वाला, सारा खर्चा आप करोगे, बट मेरे को भी तो प्रॉफिट कमाना है, तो जो भी घर बनाने का खर्चा होगा जितना भी खर्चा होगा
उस पे प्लस में 25% जो होगा या फिर 10% होगा या फिर जो 20% होगा वो मैं लूंगा। इसका 20% कितना हो गया 10 लाख, तो 10 लाख कौन लूंगा, कौन लेगा, कॉन्ट्रैक्टर। ये बोल दिया जाता है, यानी जो कॉस्ट होगी कॉस्ट का एक परसेंटेज कौन लेता है, कॉन्ट्रैक्टर। समझ में, किस बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इतना सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ज्यादातर लोग इस वाले मेथड को यूज करते हैं, क्यों, अगर मान लो मार्केट में महंगाई हो जाती है 10 मतलब 40 लाख का जो हमारा कॉस्ट पड़ने वाला था पहले, अब वो जो कॉस्ट है वो हमारा 50 लाख का पड़ने वाला है। सिंपल, कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है, अगर 50 लाख पड़ने वाली है यानी कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी क्या हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा। तो हमें 50 लाख का 10% मतलब 20% प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल, जो कि कितना बनता है ऑल अराउंड, मतलब कि इसका 20% भाई, ये सॉरी अभी जो 20% है इसका बनता है, हाँ जी 8 लाख। तो हमें अगर ये इसका प्राइस बढ़ जाता है और 50 लाख का हमारा खर्चा बन जाता है तो फिर हमें मिलेगा कितना, 10 लाख रुपए मिल जाएगा। सिंपल, यानी कि अगर कॉस्ट बढ़ती है किसी चीज की तो हमको प्रॉफिट मार्जिन में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले से ही फिक्स कर देते हैं। जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो पहले से फिक्स कर देते हैं आपका जो भी खर्चा पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको और मतलब सीधा सीधा बता दूंगा, साफ साफ बता दूंगा कि ये खर्चा बना है इस चीज का, ठीक है, बिल लाके दिखा दूंगा बेसिकली, ठीक है। बस हमको जो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए थी वो प्रॉफिट परसेंट हमें मिल जानी चाहिए। सिंपल ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे होते हैं और इसी बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्या, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंदर कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट जो होता है वो जुड़ा होता है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों की दोनों दिखाए जाते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो किस बेसिस पे होता है, प्रॉफिट होता है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी जो भी टोटल कॉस्ट होता है उसके परसेंट पे। सिंपल, इतना समझ में आ गया ना, बढ़िया। अब बात आती है इसके एडवांटेज, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फायदा क्या है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फायदा क्या है। यहाँ पे देखिए एकदम से, क्योंकि हमको पता है रिस्क क्या हो सकता है, तो हम 50 लाख की जो है इसका मान सकते हैं भाई 80 लाख, क्योंकि मान लो हम घर बनाने हैं, 40 लाख का हमारा खर्चा है, मैंने कितना मांगा 80 लाख, और घर अगर ढह गया मतलब कि खराब हो गया तो हमें वही उतने में ही 50 लाख में ही पूरा करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम प्रॉफिट मार्जिन अपना थोड़ा सा ज्यादा लेके चलते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेके चलेंगे तो जो कस्टमर होगा उसके लिए नुकसान हो जाएगा, वो सोचेगा 40 लाख में तो घर में खुद बनवा लूं किसी और से, ये तो ये मेरे से तो 80-80 लाख मांग रहा है। समझ में, वो ये थोड़ा ना समझता कि घर ढह जाएगा तो फिर क्या होता है, इसी को झेलना पड़ेगा। समझ में, हाँ जी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, रीजनेबल प्रॉफिट होता है। क्या होता है, रीजनेबल प्रॉफिट, किसमें, इसमें रीजनेबल प्रॉफिट मतलब जितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट जितनी कॉस्ट आ रही है उसका ही इतना परसेंट फिक्स है कि आपको इतना देना पड़ेगा। जैसे 100 रुपए खर्चा है, 100 का 10% देना पड़ेगा, यानी कि कितना, 110 देना पड़ेगा। 200 का खर्चा आ रहा है तो उसका 10% यानी 20 रुपए देना पड़ेगा। सिंपल, तो रीजनल प्रॉफिट मिलता है उसको। अगला हैजिंग। इस मेथड में ना आप हेजिंग कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बचाव कर सकता है अपना, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में जाके प्राइस क्या हो सकते हैं, किसी भी चीज के बढ़ सकते हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हेजिंग हो सकती है। हेजिंग मतलब होता है बचाव करना, तो यहाँ पे बचाव हो सकता है फ्यूचर में, अगर इन्फ्लेशन होती है या फिर डिफ्लेशन होती है, महंगाई मंदी चलती है, तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सिंपल ना, ठीक, आगे चलते हैं। कस्टमर पेइंग रीजनेबल प्रॉफिट, जो कस्टमर होता है वो केवल किसके लिए पे कर रहा है, रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब जितना आप माल, मतलब जितना आप सामान करोगे, बनाओगे, जितना आप कॉन्ट्रैक्शन मतलब काम पूरा करोगे, उसी के बेसिस पे आप क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जो कस्टमर है वो केवल क्या पे कर रहा है, एक परसेंटेज पे कर रहा है, एक रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल प्रॉफिट पे कर रहा होता है, इसको कस्टमर मतलब की कॉन्ट्रैक्टर को। तो कस्टमर हैज राइट टू क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट, मतलब कि जो कस्टमर है उसके पास राइट होता है पूरे तरीके से कि वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। जैसे इसके अंदर वो कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया मैं आपका घर बना दूंगा लेकिन कितने में, 80 लाख में। मैं आपका घर बना दूंगा कितने में, 80 लाख में, लेकिन वो बोलेगा भैया आपने 80 लाख रुपए कहाँ खर्चे वो दिखाओ, तो क्या इसमें मैं बिल दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने घर एक्चुअल में तो बनाया था 40 लाख में या फिर 50 लाख में, मैं तो बिल दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आराम से बिल दिखा सकता हूँ, और बल्कि मैं बिल दिखाऊंगा क्योंकि उसी बिल के कॉस्ट मतलब जो भी कॉस्ट होगा, जो भी खर्चा होगा, उसी का तो मेरे को परसेंटेज में प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जितना मैं खर्चा करूंगा वो सारा का सारा खर्चा मैं दिखाऊंगा, यानी एक तरीके से जो बंदा है, जो कस्टमर है, वो क्या कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट करवा सकता है कि भाई एक्चुअल में इतना खर्चा हुआ है या फिर खर्चा इतना नहीं हुआ है, और उसी बेसिस पे मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल ना, तो यहाँ पे कस्टमर कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, कॉस्ट चेक कर सकता है कितना खर्चा हुआ है। तो ये सब फायदे हैं इसके। सिंपल, बात आती है इस एग्रीमेंट के, इस कॉन्ट्रैक्ट के डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान है इस एडवांटेज के। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको रीजनेबल प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बस एक रीजनेबल प्रॉफिट होता है, पहले ही फिक्स होता है कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो बाद में दुख होता है यार, क्या काश मैंने एक्स्ट्रा मांग लिया होता उस पैसे, उस चीज का। सिंपल, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होना कई बार धोखाधड़ी करते हैं, वो फालतू में ही कॉस्ट क्या कर देते हैं, किसी भी चीज की बढ़ा देते हैं, यानी कि वो कॉस्ट कंट्रोल करते ही नहीं। कहीं पे अगर ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे मेरे को पैसा बचा सकता था वो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, बचाता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहीं से घर बनवाने के लिए सरिये मंगवाए, अब सरिये जो है वो 1 लाख रुपए का सरिया आता था, मान लेते हैं 1 लाख,
हाँ ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख का सरिया आता था। अब वो सरिया जो है वो पास वाली दुकान से लेता तो फिर 1 लाख में आ जाता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने जानबूझ के अपने रिश्तेदार से किसी बड़े दुकान वाले से वहां पे गया और 4-5 लाख रुपए में सरिया लेके आया। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं करते, वो जिस तरीके से बनता है बना देते हैं, क्योंकि उनको जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतना ज्यादा क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस वजह से वो वेस्टेज को भी कंट्रोल नहीं करते और वो कॉस्ट को भी कंट्रोल नहीं करते, वो होने देते हैं वेस्टेज जो हो रही है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा उतना ज्यादा हमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। सिंपल, ये कॉन्ट्रैक्टर। तो इस यहाँ पे ना हमें देखना पड़ता है खड़े होकर बार बार कि भाई वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही, यहाँ पे खुद को देखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टी को। ठीक है, आगे चलते हैं। कस्टमर हैव टू पे हाई कॉस्ट और प्लस में हाई प्रॉफिट, ये प्लस का निशान है भाई। तो कस्टमर को क्या पे करना पड़ता है, हाई कॉस्ट और हाई प्रॉफिट। अगर खर्चा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम वो तो देखते नहीं कॉन्ट्रैक्ट कुछ, तो कस्टमर होता है, अगर वो देखता नहीं है, सुपरवाइज नहीं करता वहां पे, तो उसको क्या पे करना पड़ सकता है, हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है और हाई प्रॉफिट भी पे करना पड़ता है। सिंपल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे खत्म होता है सर थ्योरी वाला पार्ट। अब चालू करना है आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट, और न्यूमेरिकल वाले पार्ट के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, पिछले वाले टॉपिक से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आपको कुछ नए कंसेप्ट हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, जो समझ में आना चाहिए, जो पता होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्या रहा है भाई, ये रिटेंशन है। ठीक है, क्या रहा है, रिटेंशन मनी। अब ये रिटेंशन मनी क्या होता है, रिटेंशन मनी होता क्या है समझिए। मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि घर बनाना है, और 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, 50 लाख में आपको क्या करना है, घर बनाना है। सिंपल, ठीक। लेकिन आप सुनिए, अब मैंने उससे डिसाइड कर लिया कि भाई आधा घर बना लोगे तो मैं आधी पेमेंट करूंगा, और फिर बाकी का आधा घर बना दोगे, मतलब बाकी पूरा घर बना दोगे। जैसे मान लो घर बनने में मेरे को पता है कि मेरे को कितने साल लगेंगे, मेरे को पता है कि मेरे को मेरा ये जो घर बनना है इसको बनने में 3 साल लगेंगे। सिंपल, तो 3 साल में मेरा घर बनेगा, तो मैंने बोला 1.5 साल बाद अगर आप आधा घर बना दोगे तो फिर मैं आपको आधी पेमेंट कर दूंगा, बाकी 1.5 साल बाद जब आप पूरा घर बना दोगे तो मैं बाकी पूरी पेमेंट कर दूंगा, मतलब 50% पैसा मिलेगा 50% काम करने के बाद। सिंपल, इस तरीके से हमने डील कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये रिटेंशन मनी क्या होता है वो समझा रहा हूँ। देखिए, तो मान लेते हैं घर आधा बन गया और क्या बोलते हैं 1.5 साल हो गए, तो 1.5 साल बाद जब मैं चेक करने गया तो मेरा घर आधा बन चुका था। हाँ जी, काम परफेक्ट है। लेकिन खुद सोचिए, अगर मैं उसको 1.5 लाख, मतलब मैंने जो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 50 लाख का अमाउंट, यानी 50% काम हो चुका है, यानी मैं 25 लाख उसको अगर पेमेंट कर देता हूं, तो हो सकता है उसने 1.5 साल काम किया और उसने 25 लाख की पेमेंट ली और वो भाग गया, बाकी का जो काम था वो कर ही नहीं रहा। में उसने 25 लाख रुपए लिए और वो चला गया, और बाकी का काम कर नहीं रहा, वो आधा घर बनाया और उतने पे वैसे ही रह गया। तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो छोड़ के चला जाए, तो इस वजह से हम उसको कभी भी पूरी पेमेंट नहीं करते, कभी भी, मतलब कि साल, मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता जब तक, तब तक हम पूरी पेमेंट उसको नहीं करते। हम उसका पैसा थोड़ा सा बचा के रखते हैं। जैसे उसके बनते हैं 50 लाख आधा, यानी 25 लाख, तो हम पहले से ही उसको पेमेंट करेंगे केवल 20 लाख की, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे कितना अमाउंट, 20 लाख रुपए की हम पे करेंगे, 20 लाख रुपए, और बाकी के जो 5 लाख रुपए होगा वो हम डाल देते हैं अपने रिजर्व में। समझ में, रिजर्व में जब पूरा काम हो जाएगा तो ये रिजर्व का भी अमाउंट जो होगा आपको आपके बाकी अमाउंट के साथ मिल जाएगा। सिंपल, ऐसे थोड़ा पैसा अपने साथ क्यों रखते हैं, ताकि मतलब थोड़ा पैसा अपने पास क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर पूरा अमाउंट दे देंगे तो फिर वो हो सकता है कि चला जाए, काम ना करे आगे। ठीक है भाई, उसको इतने की जरूरत है, बस खाली इतने में चला जाए वो। सिंपल ना, तो ताकि वो बंदा वापस आए और पूरा काम करे, 5 लाख के लालच में वो बाकी का काम पूरा करके जाएगा। तो इस वजह से हम थोड़ा पैसा अपने पास रिजर्व में रखते हैं। उसी पैसे को क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी। क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी क्या होता है, जब हम किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो आधे पे वो काम कर देता है, तो हमने गारंटी जो दी थी जितना अमाउंट देने की, थोड़ा पैसा उसे देते हैं और थोड़ा पैसा उसे नहीं देते, जो नहीं देते उसे रिजर्व में ट्रांसफर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी। आप फॉर्मूला समझते हैं सर, क्या है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो भी आपने वर्क सर्टिफाइड किया है, समझिए ध्यान से। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कितने कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था, 50 लाख का, है ना, और मैंने बोला था मैं आधे साल पे आके चेक करूंगा, आधे साल पे आपका 2.5 लाख का, मतलब 25 लाख का जो काम है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वर्क सर्टिफाइड। मैंने कितने का वर्क सर्टिफाइड करवाया, 25 लाख का, कि काम हो चुका है, बाकी 25 लाख का भी काम पूरा होना बाकी है। तो 25 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो चुका, बस उसमें से आपको क्या माइनस करना है, कैश रिसीव्ड, जितना उस बंदे को कैश मिल गया। सिंपल, जैसे 25 लाख में से मैंने उसको कितना दिया, 20 लाख दिया बस खाली, तो 25 में से 20 गए, कितना बच गया, 5 लाख रुपए। वही 5 लाख क्या हो गया उसके लिए, रिटेंशन मनी। सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से सोचेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। तो कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं हूँ, कोई क्लाइंट मेरे पास आया, तो उसने बोला था कि भाई 50 लाख का घर है, 25 लाख का सामान, मतलब घर बना दोगे, आधा घर बना दोगे तो हम 25 लाख दे देंगे। तो मैं जब गया 25 लाख लेने के लिए, तो उसने मेरे को खाली 20 लाख दिए, कह 5 लाख तब दोगे जब पूरा घर बना देंगे। इसमें जो 5 लाख उन्होंने मेरे रख के, उसी को क्या बोलेंगे हम, रिटेंशन मनी। इतना समझ में आ गया, क्लियर भाई। आगे चालू करते हैं। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब देखो, कुछ काम होता है जो सर्टिफाइड हो चुका है, कुछ काम जो होता है वो वर्क अनसर्टिफाइड है, पूरा नहीं हुआ। जैसे उस कॉन्ट्रैक्टर ने, मैंने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपको क्या बोलते हैं 50 लाख का घर बनाना है मेरा, सिंपल। अब उसने जैसे 25 लाख का बना दिया था,
उसने एक्चुअल में बनाया था 30 लाख का, लेकिन मैंने क्या बोला था कि 1.5 साल बाद मैं आऊंगा और मैं चेक करूंगा, जितना काम पूरा होगा उतने पैसे दूंगा, सिंपल। तो मैंने जाके चेक किया तो काम पूरा कितने का हुआ था, बस खाली मेरे को पसंद कितने का आया, बस खाली 25 लाख का। तो यही वर्क सर्टिफाइड है और इसी के बेसिस पे पैसे मिलते हैं। जो काम वर्क सर्टिफाइड नहीं करूंगा मैं, या फिर मेरे को जो पसंद नहीं आएगा, मैं उसके पैसे थोड़ी ना दूंगा उसको, सिंपल। तो जो पेमेंट मिलती है वो हमेशा किसकी मिलती है, वर्क सर्टिफाइड की। कभी भी अनसर्टिफाइड वर्क की या फिर खराब काम की आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ना भाई। ठीक, तो वर्क सर्टिफाइड आपको मिलेगा बहुत बार, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50 लाख का, जिसमें से उसने 30 लाख का काम किया, लेकिन भाई काम तो 30 लाख का हो गया, लेकिन हम पेमेंट किस चीज की करेंगे, जितना हमको पसंद आएगा। हमको 25 लाख का काम पसंद आया, हम उसकी पेमेंट करेंगे। बाकी काम पसंद नहीं आया भाई, तोड़वा के दोबारा बनवाओ, ठीक है भाई, तब उसकी पेमेंट करी जाएगी, अभी नहीं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं आया, सिंपल में। चलिए, अब ये बात आती है नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसी को नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया कि 50 लाख का घर बनाना है, लेकिन वो घर मैंने बना दिया 40 लाख में, तो 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसी को हम बोलेंगे क्या, नॉशनल प्रॉफिट, सिंपल। कैसे निकलेगा भाई, जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसमें से माइनस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट, उस टाइम तक जो भी काम किया है उसमें से माइनस करना है क्या, कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड, उस काम जो मैंने वर्क अनसर्टिफाइड वाला काम है वो माइनस कर दो। मतलब छोटा सा फॉर्मूला है, आपको अकाउंट करते करते, मतलब जब हम अकाउंट करेंगे तो यही नॉशनल प्रॉफिट हमें निकालना है। सबसे मेन चीज यही है जो हमें निकालना है, समझ में। जब हम अकाउंट बनाएंगे सबसे मेन चीज प्रॉफिट ही निकालना है, और प्रॉफिट निकालना मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे चलते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है उससे अगर हमारी एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अगर हमने कोई काम सस्ते में कर दिया है, कम में कर दिया है, तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट। जैसे 50 लाख का मैंने बोला था कि आपका घर बना हुआ, लेकिन वो घर बन गया कितने में, 40 लाख में, तो वो हमें क्या हो गया, एक्चुअली में 10 लाख का प्रॉफिट, सिंपल। उसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो कैसे निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से माइनस करना है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट बनती है कॉन्ट्रैक्ट की 40 लाख जो बनी थी, उसको माइनस करना है, बस खत्म काम, आपका आ गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट, सिंपल भाई। अब चलिए सर, सुनिए सर, ये सब काम था, जब पूरा हो जाए काम तब। ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, यही होना चाहिए फिक्स। जब काम जो होता है आधा अधूरा हुआ है, तब आप इस तरीके से पेमेंट करोगे अपने कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब कॉन्ट्रैक्टी को। कॉन्ट्रैक्टी जो है वो आपको इस तरीके से पेमेंट करेगा, समझ में? ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई मान लेते हैं, और आपने उस पर काम करना चालू कर दिया, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, मान लेते हैं कितने का, आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई छोटा सा अमाउंट लेते हैं, आपने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 2 साल में पूरा होगा, ठीक है। अगर आपने जो काम किया है, काम किया, मान लेते हैं हमने काम किया कितने का, 35,000 का, कितने का, 35,000 का, ठीक है। लेकिन उसमें से 35,000 में से उस बंदे ने खाली वर्क जो सर्टिफाइड किया है ना, वो केवल कह रहा है कि आपने जो काम किया है अच्छे तरीके से, वो केवल 20,000 का कर दिया है, बाकी 15,000 का काम मैं अभी सर्टिफाइड करूंगा ही नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं है उससे, आपने ठीक से किया नहीं, क्योंकि पूरा बना ही नहीं है, पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसको पूरा कंप्लीट होगा चाहिए था। तो 35,000 का मैंने काम कर दिया, लेकिन उसने सर्टिफाइड कितने का किया, बस खाली 20,000 का। तो मुझे को जो पेमेंट मिलेगी वो किस पे मिलेगी, जो काम सर्टिफाइड किया, अभी स्टार्टिंग में बताया था, जो काम सर्टिफाइड होगा उसके बेसिस पे पेमेंट मिलती है। तो मेरे को 20,000 रुपए मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने 20,000 का काम कर दिया। कह रहा है भैया हाँ मिलना तो चाहिए 20,000 रुपए, लेकिन आपको मैंने बताया था छोटा सा टॉपिक, क्या कि पूरी पेमेंट नहीं देगा कोई भी इंसान, तो उसमें से थोड़ा पैसा रखता है ताकि मैं फ्यूचर में उसके लिए काम करता हूँ, समझ में? तो 20 में से वो भी मेरे को कितना देगा, मुश्किल से 90% मान लो 18,000 रुपए देगा या फिर 15,000 रुपए देगा, ताकि 5,000 रुपए कहाँ पे रखेगा वो, रिजर्व में अपने पास। लेकिन सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा काम किया और उसके बाद आपको थोड़ा पेमेंट मिल जाएगी, समझ में? अगर आप स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर देते हो तो फिर आप, इस बंदे ने जो 20,000 काम किया वो पता है क्या किया, 20,000 रुपए जो लगाए हैं वो कहाँ लगाए हैं, 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, 20,000 रुपए का वो जो दिखा रहा है मैंने काम किया है, बस उसने क्या किया है, वो जो दुकानों से सामान लाके रखना था घर बनाने के लिए, वो घर बनाने के लिए वो सामान लाके रख चुका है, बस खाली इतना काम किया, इसी में आपके 20,000 रुपए लग चुके हैं। क्या उसने कोई काम किया? नहीं, उसने तो मार्केट से सामान लाके रख दिया। अगर वो पैसे ले लेगा, 18,000 रुपए ले लेगा और वो चला जाएगा अपने घर, तो क्या आप कुछ कर सकते हो? वो तो पैसे लेके चला गया अपने घर, आपका सामान लाके पड़ा हुआ है, उसने तो काम चालू भी नहीं किया था अभी तक, समझ में? तो इसीलिए कहते हैं, अगर आपका काम कभी भी, जो आपका वर्क सर्टिफाइड है, 1/4 जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे कम है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, 1 लाख, और 1 लाख से अगर उसने 25,000 से या फिर 25,000 से कम काम किया है, यानी 25% से कम काम किया है, तो कोई भी पैसा नहीं देना, जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा कहाँ पे ट्रांसफर दो, रिजर्व एंड सरप्लस में। यानी 25,000, 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था आपका, 1 लाख के प्रोजेक्ट में अगर उसने 25,000 से कम का वर्क सर्टिफाइड है, 25% से कम का काम किया है, तो उसको 1 रुपया नहीं देंगे, सारा पैसे कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस में। इतना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, परफेक्ट, समझ में आ गया आपको। अगर उस बंदे ने जो वर्क सर्टिफाइड है, जो काम किया है, वो 1/4 ऑफ द वर्क सर्टिफाइड उससे ज्यादा है, लेकिन हाफ यानी कि 1/2 से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उससे कम है, यानी कि जो उसने काम किया है 1 लाख रुपए का, जो उसने काम किया था 1 लाख में से जो आपने वर्क सर्टिफाइड किया, वो 25,000 या उससे ज्यादा और 50,000 या उससे कम, यानी कि 1/2, हाफ मतलब होता है, मतलब इसका आधा। तो 50,000 से कम का काम किया है और 25,000 से ज्यादा का काम किया है, तो आप पेमेंट कैसे करोगे? पूरे अमाउंट की पेमेंट नहीं करोगे जितना उसने काम किया,
जितना उसने काम किया उसका 1/3 पेमेंट करोगे बस खाली। जो भी उसका प्रॉफिट बनता है उसका कितना पेमेंट करोगे? 1/3। समझे? जिसमें उसने 50,000 का काम किया तो जो प्रोजेक्ट होगा ना उसका 1/3 काम मतलब की प्रॉफिट देंगे, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट था 1 लाख का था उसका 1/3 मतलब कितना हो गया? 33,000। तो 33,000 के आसपास आपको उसको पेमेंट करनी है, और पूरा 33,000 भी पेमेंट नहीं करेंगे। 33,000 का जितना हमने बोला था कि हम थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखेंगे और थोड़ा सा पैसा उसको देंगे, यानी कि क्या 90% हम अपना कैश में रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैश बटे में वर्क कंप्लीट रेशियो दे देगा कि कितना पैसा हम उसको रिजर्व में देंगे और मतलब रिजर्व में रखेंगे और कितना पैसा हम एक्चुअल में देंगे। हम 80% देंगे काम पूरा होने का, या फिर हम 20 मतलब 50 से लेके 90 के बीच में होता है वो, ठीक है भाई। तो इतना पैसा उसको देंगे, सिंपल। ठीक, अभी समझाता हूँ भाई न्यूमेरिकल के साथ और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस खाली आप याद रखो मेन चीज, अगर 1/4 से काम कम किया है उसने, मतलब कि 1/4 भी काम कंप्लीट नहीं किया तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं देना, सारा प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? रिजर्व में, सरप्लस में। 1/4 से ज्यादा काम कर दिया और हाफ से उसने कम काम किया है तो अब आपको कितना देना है? 1/3। सिंपल, प्रॉफिट का कितना? 1/3, और मल्टीप्लाई में जो आपको कैश रिसीव्ड होगा उतना, ठीक है। उसके बाद आपको कितना अच्छा देना नहीं बोल रहा हूँ, मिलने वाला, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हो ना, आप पैसे लोगे काम करने के बदले में, ठीक है, उसके लिए अकाउंट बनाना है, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड अगर एक 1/2 से ज्यादा है, यानी आपने 75% तक या फिर 80% तक काम कर दिया है, तब आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट है उसका कितना मिलेगा? 2/3 मिलेगा, सिंपल। और अगर आपको लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस, तो लॉस को कहां पे ट्रांसफर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, सिंपल। तो दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो रहा है तो अब इस तरीके से प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको लॉस हो गया तो फिर आप लॉस को ट्रांसफर दोगे कहां पे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट का काम है। और ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, रिटेंशन मनी क्या होती है, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है, नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है, समझ में आया? क्योंकि मैं यहाँ पे भी जो प्रॉफिट बोल रहा हूँ वो नॉशनल प्रॉफिट ही बोल रहा हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट को नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं यहाँ पे, सिंपल इतना, बढ़िया। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं फटाफट से छोटा सा, और उसके बाद आपको समझाता हूँ अच्छे तरीके से कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप जल्दी से कर लोगे फटाफट से, बहुत ईजी चैप्टर है वाला। तो चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, सही क्या से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने पहले नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, आराम से कर दियो, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, है ना भाई। ठीक, आराम से कर दियो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फटाफट से दूसरा टॉपिक चालू करते हैं, न्यूमेरिकल आपके करते हैं, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ भाई श्योर है। चलिए फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई क्वेश्चन करते हैं फटाफट से प्रैक्टिस। तो क्या रहा है क्वेश्चन वाला? ठेकेदार, शुक्र है भाई। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या रहा है? ठेकेदार एक्सेप्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम ठेकेदार हैं और हमने एक्सेप्ट किया एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। चलिए, उसका पूरा प्राइस कितना है? 10 लाख, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 लाख का है। द कॉन्ट्रैक्टी एग्री टू पे 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, यानी कि कॉन्ट्रैक्टी जो है, यानी जो मालिक है जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो एग्री हो गया है कि जितना भी हम काम करेंगे, जितना भी वर्क मतलब जितना भी हम काम करेंगे उसका नहीं, मतलब जितना भी हम वर्क सर्टिफाइड करवाएंगे, जैसे हमने कुछ काम कर दिया उसमें से उसने बोल दिया हाँ भाई ठीक है इतना काम हो गया, परफेक्ट हो गया, ठीक है, सही हो गया, तो उसका वो 90% हमें जो है वो अमाउंट पे कर देगा। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने 2.5 लाख का काम कर दिया, 2.5 लाख में से भी अगर वो 2 लाख का भी अगर सर्टिफाइड कर देता है, हाँ जी ये बढ़िया काम हो गया, ठीक है, तो फिर वो 2 लाख का क्या कर देगा हमें पेमेंट, मतलब उसका 90% मतलब जो अमाउंट होगा वो हमें पे कर देगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, आगे चलते हैं। क्या है? हाँ जी, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर अमाउंट स्पेंड वर्क, मतलब कि जो पहला साल था, पहले साल में हमने कुछ खर्चे किए हैं, तो वो खर्चे क्या है, मतलब कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2-3 साल चलेगा, तो इस वजह से हमने जो पहले साल है कुछ खर्चे किए हैं, पहले साल हमने कुछ खर्चे किए तो वो खर्चों की डिटेल दे रखी है, और इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। क्या दे रखा है? मटेरियल पे आपने खर्चा किया 1,20,000, लेबर पे खर्चा किया 1,50,000, मशीनरी पे खर्चा किया 30,000 का, मतलब 30,000 की मशीनरी हमने लगाई वहां पे, ठीक है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस हमने किए कितने के? 90,000 रुपए के, ये सब सामान हमने खर्चा किया है वहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं हमने मशीन लगा दी कितने की? 30,000 रुपए की। अब जो 30,000 की मशीन वहां पे लगा दी है तो फिर वो पहले साल में खराब हो गई होगी, अगले साल में नई मशीन लानी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं, वो जो मशीन है वो आगे भी चलने वाली है, सिंपल ना, तो उसका भी हिसाब किताब लगा के चलेंगे, ठीक है। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बस खाली वो लिखेंगे वहां पे खर्चों में अपने, ठीक है। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, कह रहा है साल के एंड में द मशीनरी वाज वैल्यूड एट 20,000, मशीनरी साल के एंड में कितने की बची है? 20,000 की। देखो मशीनरी लगाई कितने की थी? 30,000 की, और मशीनरी की वैल्यू कितनी बची हुई है? 20,000 रुपए बची हुई है, यानी कि हमने मशीनरी जो यूज करी है पहले साल वो कितने की यूज करी है? 10,000 की। वही डेप्रिसिएशन है, वही एक्चुअल में खर्चा है जो कि हम दिखाने वाले हैं वहां पे, सिंपल। चलिए
आगे चलते हैं, क्या है मटेरियल एट द साइट, मतलब मटेरियल भी पड़ा हुआ है कुछ साइट पे, मटेरियल हमने 1,20,000 का खरीदा था, लेकिन इसमें से कुछ साइट पे मटेरियल पड़ा हुआ है जो हमने इस साल यूज नहीं किया, अगले साल यूज करेंगे, तो हम एक्चुअल में खर्चा दिखाएंगे कितना खर्चा हुआ। साइट वर वैल्यूड एट 5,000, मटेरियल जो है 5,000 का पड़ा हुआ है, यानी एक्चुअल में जो मटेरियल दिखाया जाएगा वो कितने दिखाया जाएगा, 1,15,000 रुपए, सिंपल। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर बस टोटल कितना, 4 लाख। हमने 4 लाख का जो काम किया, मतलब किया हमने कितने का भी हो पता नहीं, 5 लाख का, 10 लाख का पता नहीं, लेकिन हमने 4 लाख का जो वर्क है वो सर्टिफाइड करवा लिया, यानी कि सर्टिफाइड हो चुका है कि परफेक्ट काम हो रखा है आपका 4 लाख रुपए का, ठीक है। यानी जो हमको पेमेंट मिलेगी वो भी 4 लाख के बेसिस पे मिलेगी, सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं, क्या रहा है, इन एडिशन एक्स्ट्रा वर्क इन प्रोग्रेस नॉट सर्टिफाइड, कुछ काम ऐसा भी है जो कि हो चुका है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं हुआ, मतलब मैंने बताया ना 4 लाख का काम था, लेकिन वो एक्चुअल में ये नहीं है कि हमने 4 लाख का ही किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, 5 लाख 6 लाख का किया होगा, लेकिन बंदे ने सर्टिफाइड कितने का किया, बस खाली 4 लाख का, ठीक है। तो हमने काम कितने का किया था, कह रहा है नॉट सर्टिफाइड जो है ना वो दे रखा है आपको कितना, 15,000, हमने 4,15,000 का काम किया, जिसमें से उसने 4 लाख वाला काम सर्टिफाइड कर दिया, बाकी 15,000 वाला अभी काम सर्टिफाइड उसने नहीं किया, सिंपल। तो जब वो सर्टिफाई हो जाएगा तब उसका हम उसके लिए भी पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, सिंपल से। चलिए कह रहे हैं आपको क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ ठेकेदार, ठेकेदार की बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ऑल्सो शो वेरियस फिगर्स ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी रीजनेबली ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना हम इसके प्रॉफिट के अलावा कोई और प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी आपको अमाउंट बताना है, सिंपल। तो पहली चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और उसके बाद कितना प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो बताना है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मतलब कितना आपको पेमेंट करोगे उन चलते जो हम, मतलब कितना हमको पेमेंट मिलेगी वो आपको बताना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से। चलिए जी, कॉन्ट्रैक्टी से चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। नॉर्मल अकाउंट तो वैसे ही बनते हैं भाई सारे के सारे, वही पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये रहा आपके लिए पर्टिकुलर, और ये यहाँ पे रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा आपके लिए अमाउंट, सिंपल, ठीक है। तो ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ठेकेदार, ठीक है। ठेकेदार की बुक्स में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। अब आपको पता है सर, जो भी लॉस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे सारे कहाँ पे आते हैं, डेबिट में। तो जो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, जो भी मशीनरी आप यूज करेंगे, मटेरियल यूज कर रहे होंगे, वो सारे सारे कहाँ पे आने वाला है, डेबिट साइड में। और जितना भी सामान बच गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, या फिर आपका जो मटेरियल जो बचा हुआ है आपके पास, या फिर जो भी आपके सेल्स करने, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट सीखा है ना आपने बचपन में, आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा होगा, याद आ गया मेरे को, ठीक है भाई। तो वहां पे आपने लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे, सेल्स आप यहाँ पे लिखते हो, है ना। जितना भी माल परचेज करते हो वो यहाँ पे लिखते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होते हैं, लेबर वेबर के खर्चे, वो आप यहाँ पे लिखते हो, है ना भाई। डेप पेपर होता है वो पीएनएल में लिखते हैं, लेकिन लिखते कहाँ पे, डेबिट साइड में, है ना। तो पीएनएल के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखते हैं, मतलब ये जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट में, जितनी भी आपको इनकम हो रही है या फिर जितना भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, सामान बच रहा है, उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट में। सेम इसी तरीके से आपको भी यहीं पे ऐसे करना है, मतलब यहाँ पे भी करना है, सिंपल। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वर्डिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा ना, इस वजह से। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है, कह रहा है स्टार्टिंग में मतलब कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर अमाउंट स्पेंड ऑन वर्क, मतलब इतना सामान हमने खर्चा किया था। तो पहले एक बार खर्चों को लिख लेते हैं। मटेरियल पे कितना खर्चा किया हमने, 1,20,000, चलिए जी। तो मटेरियल पे हमने खर्चा किया कितने का, 1,20,000 का, चलिए जी परफेक्ट, ठीक है भाई। ये मान लो परचेज हो गया या फिर ओपनिंग स्टॉक हो गया मटेरियल का, जो भी हमने खर्चा किया। लेबर पे खर्चा किया है, वेजेस मान लेते हैं 1,50,000, है ना भाई। तो ये हो गया लेबर, लेबर पे खर्चा किया कितने का, 1,50,000 का। एक्सपेंसिस तो डेबिट में लिख दिया सारी चीजें। मशीनरी पे आपने खर्चा किया है, हाँ जी मशीनरी लिख देते हैं। वैसे तो मशीनरी का डेप लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मशीनरी का अगर डेप लगना हो तो बस खाली 20-30,000 30,000 की मशीनरी थी, 20,000 की अभी भी बची हुई है, यानी कि मशीनरी पे डेप कितना लगा होगा, बस खाली 10,000। तो आप चाहो तो यहाँ पे 10,000 रुपए लिख सकते हो मशीनरी का डेप्रिसिएशन बस खाली। लेकिन आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि मशीनरी आपने पहले खरीदी थी 30,000 की, सिंपल। बाद में वहां पे दिखा देना कि जो मशीनरी अभी भी बिजनेस में पड़ी हुई है, साइड पे पड़ी हुई है, वो कितने की है, 20,000 की है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000 रुपए का, सिंपल सर। चलिए उसके बाद क्या था, अदर एक्सपेंस। तो ये रे भाई अदर एक्सपेंस कितने के, 90,000 के, 90,000, सिंपल। तो आपने चारों आइटम जो भी आपने खर्चा किया वो लिख दिया। अब एक बार उस साइड लिख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको इनकम मिली, इनकम कहां से मिली, पैसे कहां से मिलेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये बाय में होता है भाई, यहाँ पे सब चीज टू में होती है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या क्या है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस सबसे पहले कुछ काम सर्टिफाइड हो चुका है, तो वर्क सर्टिफाइड। अब कितना काम में सर्टिफाइड करवा चुका उनसे, तो मेरे को कितनी इनकम मिलने वाली है। तो मैंने देखा मेरे को वर्क सर्टिफाइड यानी 4 लाख रुपए मेरे को मिलने वाले हैं, क्योंकि 4 लाख रुपए मैं उनसे सर्टिफाइड करवा चुका हूँ, सिंपल, ठीक है। और कितना इनकम मिलनी चाहिए मेरे को, वर्क अनसर्टिफाइड की, क्योंकि मेरे को वो भी तो करवा चुका हूँ ना, बस ये अनसर्टिफाइड है,
इसके हिसाब से मिलेगी नहीं, लेकिन है तो इनकम ही हमारी। तो कितना था, 15,000 रुपए था वर्क अनसर्टिफाइड, यानी टोटल मैंने जो काम किया मेरे को जो इनकम मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी 4,15,000। इसमें से कितनी मिलती है वो तो बात की बात है, सिंपल सर 4,15,000 मेरे को इनकम मिलनी चाहिए थी। तो मैंने एक तरीके से जैसे सेल्स नहीं लिखते थे क्रेडिट साइड में, सेम वैसे मैंने लिख दिया 4,15,000 रुपए, सिंपल। अब आते हैं स्टॉक कितना बच गया हमारे पास। तो देखो हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, एक मशीनरी बची हुई है कितने की, 20,000 की, तो लिख देता हूँ मशीनरी, सॉरी बाय में मशीनरी एट साइट, मशीनरी कुछ साइट में पड़ी हुई है अभी भी कितने की, 20,000 की, सिंपल। तो अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते ऐसे तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी लिख सकते हो। 30,000 की मशीनरी थी और उस पर 20,000 की वैल्यू अभी पड़ी हुई है, मतलब एक्चुअल में 10,000 का डेप्रिसिएशन है, तो आप यहाँ पे सीधा 10,000 लिख देना, बाय में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपए, खत्म। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी। और बुकों में आपको ऐसे रखा है तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट के साथ चलो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, वो भी फॉर्मेट के अंदर ही है। कह रहे हैं अब आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है मशीनरी मतलब कि मटेरियल का कितने का, 5,000 का, चलिए तो बाय में मटेरियल एट साइट, आपके पास साइट पे मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, कितने का, 5,000 का, सिंपल सर। तो दिक्कत नहीं, अगर आपको लॉस वॉस हो जाता कोई तो वो हम लॉस भी लिख सकते थे इस साइड, ठीक है, बाकी इतना ही होता है बस ज्यादा क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये सिंपल क्वेश्चन था। जो भी आपने एक्सपेंसेस किए वो यहाँ पे लिखा है, जो भी आपकी सेल्स थी, जो भी आपको इनकम मिलने वाला है, सर्टिफाइड हो चाहे अनसर्टिफाइड हो, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो जो मटेरियल बच गया आपके पास वो आपने लिख दिया, लॉस होता तो लॉस भी लिख देते, ठीक है भाई। हाँ जी, और डेप्रिसिएशन अगर लिखना हो तो मशीनरी का सीधा बैलेंस करके आप डेप्रिसिएशन डाल सकते हो, खत्म काम, इसके अलावा कुछ नहीं था, बस आपको टोटल करना है और बैलेंस करना है, और बैलेंस करते के साथ ही आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ तो था नहीं ना भाई इसके अंदर। चलिए अब कुछ नहीं है भाई, चलिए जो टोटल करते हैं बैलेंस कर लेते हैं। तो 4,15 और 5 कितना हो गया, 4,20, 4,20 और 20 कितना हो गया, 4,40, तो इसका टोटल हो गया 4,40,000, सिंपल। तो इसका भी भैया टोटल 4,40,000 आना चाहिए, देखते हैं एक बार, 4,40,000 आना चाहिए इसका, लेकिन इसका टोटल है कितना वो चेक कर लो एक बार। तो हो गया 20, 20 और 30 हो गया 50, है ना भाई, और एक 50 और एक 50 ये हो गया 3,00,000, 3,00,000 और ये 90,000, ये हो गया 3,90,000, कितना हुआ 3,90,000, और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 4,40,000, यानी कितना बैलेंस बच गया 50,000 का, वो क्या हो गया हमारे लिए प्रॉफिट, तो हो गया 50,000 का प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं टू में, नॉशनल प्रॉफिट। मैं बोलता हूँ नॉशनल प्रॉफिट बताना, बस यही प्रॉफिट है जो हमने प्रोजेक्ट काम किया उस पर हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, उसी को बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट, सिंपल सर। ये कैसे निकाला हमने, बैलेंस फिगर करके, ठीक है भाई। अब चलिए ये जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट कहाँ पे बांटने हैं, देखो अब जो प्रॉफिट हो चुका है 50,000, ये कौन लेके जाएगा, सारा का सारा हमें पेमेंट करनी थी किसको, मतलब हमको मिलना था किसको, कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है पैसे, मतलब ठेकेदार को हमको पैसे मिलने वाले हैं, सिंपल। कितने रुपए मिलने वाले हैं, प्रॉफिट कितना कमाया हमने 50,000, लेकिन जाहिर सी बात है जो कॉन्ट्रैक्टी है क्या वो 50,000 रुपए देगा, नहीं, तो उसमें से कुछ पैसा देगा कुछ पैसा नहीं देगा। तो देखिए फटाफट से कितना मिलना है, मेरा बाय में नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल ये प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो ये मान लो बैलेंस फिगर है, ठीक है भाई। अब कितना प्रॉफिट हुआ था, 50,000 का प्रॉफिट हुआ था हमारा। अब 50,000 में से कुछ हमें मिलने वाला है कुछ हमें नहीं मिलने वाला, अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, हमें कितना मिलेगा, जितना हमें मिलेगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना भाई, और जितना हमें नहीं मिलने वाला उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, रिजर्व में, ताकि बाद में मिलेगा, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, सिंपल। तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और टोटल दोनों साइड का क्या हो जाएगा, बैलेंस बराबर आ जाएगा, यानी 50,000 यहाँ पे भी और 50,000 यहाँ पे भी। बस अब देखना कि प्रॉफिट में कितना डालूं, कितना हमको मिलने वाला है और कितना रिजर्व एंड सरप्लस में डालना है, सिंपल। चलिए तो मैंने क्राइटेरिया बताया था पिछली बार, याद है आपको, मैंने बताया था पहला केस, यानी कि अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो 1/4 से कम है, किससे, वर्क फोर्स से, जो भी क्या था आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था ना, CONTRACT, ठीक, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था उसका 1/4 से अगर आपको वर्क सर्टिफाइड कम है तो प्रॉफिट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1/4 से ज्यादा है, वर्क सर्टिफाइड जो है 1/4 से ज्यादा है, लेकिन क्या बोलते हैं बट कम है किससे, 1/2 से, लेकिन कम है वर्क सर्टिफाइड किससे, 1/2 से, कॉन्ट्रैक्ट से, तो आपको कितना मिलने वाला है, तो आपको मिलने वाला है 1/3, वो भी किसका, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आपका 50,000 है, उसका 1/3 मिलने वाला है, लेकिन मल्टीप्लाई में कैश अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, सिंपल। चलिए और तीसरा मैंने बताया था लास्ट कि अगर आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो ज्यादा है किससे, 1/2 कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से, तब आपको मिलने वाला है 2/3 मल्टीप्लाई में प्रॉफिट और मल्टीप्लाई में कैश अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, सिंपल। चलिए अब समझते हैं, देखें तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था वो कितना था, 10 लाख, तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। अब 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन हमने काम कितने का किया, सर्टिफाइड कितने का करवाया, बस खाली 4 लाख रुपए का ही सर्टिफाइड हो पाया, यानी कि 4 लाख रुपए का काम हमने सर्टिफाइड करवाया। अब ये देखो ये कितना है, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 लाख का हमने सर्टिफाइड किया है, यानी परसेंटेज कितनी बनी, अरे ऐसे कर लो यार, 4 लाख बटे में 10 लाख
मल्टीप्लाई में 100, ये हो गया भाई 40%। यानी हमने काम कितना सर्टिफाइड करवाया 40%। 40%, अच्छा रेशियो में बताना है, रेशियो मतलब होता है ये कितना हो गया 4/10। 4/10 क्या होता है, ये 4/10 भाई हाफ से तो कम ही होता है ना, 40% मतलब हाफ से कम ही है, यानी 50% से कम है, ये हाफ है भाई 50%, और 25% से ज्यादा है, यानी कि सीधी बात ये आता है इस कैटेगरी के अंदर। हमने 4 लाख का माल सर्टिफाइड करवाया, अब 10 भाई भाई यहाँ पे 1/4 और हाफ के बीच में आता है ना, 1/4 और हाफ के बीच में, तो अगर 1/4 देखा जाए इसका तो कितना होगा 2.5 लाख, और हाफ देखा जाए तो कितना होगा 5 लाख, तो उसके बीच में आता है ना 4 लाख। तो हमारे यहाँ जो कैटेगरी बनती है वो ये वाली बनती है। तो हमें जो प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट मिलने वाला है वो किसके बेसिस पे मिलने वाला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे। सिंपल, तो आपको ये वाला प्रॉफिट लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इस बेसिस पे मिलने वाला है। तो देखो 50,000 का हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट का कितना मिलेगा हमें 1/3 पार्ट। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ क्या नॉशनल प्रॉफिट, हमें कितना, सॉरी प्रॉफिट लॉस अमाउंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में कितना मिलने वाला अमाउंट वो निकालने जा रहा हूं मैं, सिंपल सर। तो वो कैसे मिलेगा सर, उसके बेसिस पे। तो कितना अमाउंट था, पहले तो 1/3 मल्टीप्लाई में प्रॉफिट कितना है 50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई में कैश अपॉन में वर्किंग कैपिटल। कैश अपॉन में वर्किंग कैपिटल मतलब जितना हमने वर्किंग कैपिटल बोल रहा हूँ, सॉरी वर्क सर्टिफाइड, तो जितना हमने वर्क सर्टिफाइड का पोर्शन हमें मिलने वाला था कैश में, बस वो डालना है। यहाँ पे अगर कुछ दे रखा होता तो मैं डालता, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा पहले ही रेशियो में निकाल के दे रखा है परसेंटेज में। कितना बोला था इन्होंने, कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एग्री है कि वो पे करेगा 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट पे करेगा वो 90%। यानी अगर वर्क सर्टिफाइड, नीचे लिखते हैं, वर्क सर्टिफाइड अगर 100 हुआ तो कैश में हमें कितना मिलने वाला है 90। सिंपल, इसी को बोलते हैं 90%। मैं वही तो कर रहा हूँ 90%। यानी अगर आप सीधा आपको परसेंट में देते तो आप ऐसे लिखते हो 90%। तो परसेंटेज जब भी हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो सीधा भैया वर्क सर्टिफाइड अगर 100 रुपए होगा तो कैश कितने मिलेगा हमें 90। सिंपल, बस यही सॉल्व करना है इसको आप, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इससे कट गया, ये आ गया 30, और 2 0 से 2 0 कट गई, 5 दिया हो गया 15, ठीक है, और 3 0 का 3 0, यानी कि 15,000 रुपए हमें क्या मिलने वाले हैं। तो 50,000 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है, जिसमें से हमें कितना मिलेगा प्रॉफिट लॉस में 15,000 रुपए, और बाकी हमारा जो पैसा होगा 35,000 वो कहाँ पे पड़ा हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ गया भाई। और ये बन गया आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट। क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट। सिंपल से कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सॉरी। तो आपने बना लिया सिंपल ना, बस इसी तरीके से सर, सिंपल था, आराम से आपने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो बहुत सिंपल है सर, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसी क्वेश्चन आने वाला है, आप आराम से कर लोगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट था थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है 100 वेरियस फिगर्स ऑफ द प्रॉफिट दैट कैन बी चलते हैं रीजनेबली ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सीधा इतना नहीं मिलने वाला। देखो सीधी बात, प्रॉफिट तो हमें 50,000 हो चुका है, अब वो डिपेंड करता है किस पे करने वाले पे, कि वो कितना पे करता है, कॉन्ट्रैक्टर पे मतलब कॉन्ट्रैक्टी पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितना पेमेंट करेगा। सिंपल, तो 50,000 हमने प्रॉफिट कमा लिया है, अभी नहीं तो बाद में तो हमें मिलेगा। सिंपल, लेकिन अब वो कह रहा है और भी वेरियस तरीके बताओ जितना हमें पैसा मिल सकता है इस बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में कितना कितना अमाउंट आ सकता है वो भी आपको बताने तरीके, ठीक है भाई। तो मैं वो भी बता देता हूँ, जिसके लिए मैं ये वाला मिटो देता हूँ भाई ऊपर का, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ पाए सब चीज। मिटा दो ना, ठीक, जो तो निपटने वाली। बस याद रखना भाई कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 4 लाख था, और जो वो था वर्क सर्टिफाइड वो 4 मतलब 10 लाख था ये, और ये 4 लाख था, ठीक है, बाकी तो आप कर लोगे आराम से। मिटो ही देता हूँ, समझते हैं सर। यहाँ पे समझ लेंगे और भी मेथड जिस तरीके से आप प्रॉफिट निकालते हो। एक तो ये मेथड है, और यही मेथड आपको एग्जाम्स में भी यूज करना है, वो तो मैं एक्स्ट्रा के लिए बता दे रहा हूँ कि और भी कौन कौन से मेथड है जिस तरीके से आप कर सकते हो, निकाल सकते हैं। मगर सेम अमाउंट नहीं आने वाला, अलग अलग अमाउंट आने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितना पैसा देने वाला हमें, ठीक है भाई। चलिए, तो एक मेथड सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने का, प्रॉफिट लॉस का पैसा निकालने का कि हमें कितना मिलने वाला है, ठीक है। एक मेथड कहता है कि जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उस बेसिस पे आपको पेमेंट करी जाएगी। जैसे कि हमको मिलने वाले थे कितने पैसे, हमें मिलने वाले थे 50,000, कितने प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, हाँ जी, हमारा प्रॉफिट था 50,000 का। सिंपल, तो 50,000 मिलने वाले थे, लेकिन मैंने बताया जो भी पेमेंट होती है वो किस बेसिस पे मिलती है, वर्क सर्टिफाइड पे। जितना वर्क सर्टिफाइड करवाएंगे उतना पैसा हमें मिलेगा। सिंपल, जितना काम वो चेक कर लेंगे कि हाँ भाई पूरा हो गया, अच्छा हो गया, तो उसी पे पैसे मिलेगा। सिंपल, चलिए, तो इसी बेसिस पे अगर आप अमाउंट निकालो तो इसी बेसिस पे निकाल सकते हो सीधा। तो वर्क सर्टिफाइड कितना था आपका 4 लाख, अपॉन में टोटल अमाउंट कितना आ गया, मतलब कि कितना था 10 लाख है ना भाई। बस इस बेसिस पे आप आराम से निकाल सकते हो कि इतना पैसा मिल जाएगा हमें, जो कि कितना बनेगा 10 लाख से कट गया 40%, 40% इसका कितना हो गया, इसका 40% हो गया, सेम 40% है ना, हाँ जी, तो इसका 40% हो गया भाई कितना 20,000। तो 20,000 हमें अमाउंट मिलने वाला है। सिंपल सर, यानी कि ये फॉर्मूला क्या बन गया, जो आपका नॉशनल प्रॉफिट था उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो आपको क्या बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड था, और अपॉन में क्या कर दिया आपने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सिंपल सर, तो इस तरीके से आराम से आप निकाल सकते हो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, यानी कि 20,000 जो आपका प्रॉफिट आया वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बच जाएगा कितना, खाली बस खाली 30,000 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस में।
इसके अलावा और भी तरीके हैं सर, जैसे कि दूसरा तरीका देख लेते हैं। ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका क्या है, आपको 50,000 मिलने वाले हैं, सिंपल। वो भी किस बेसिस पे, जो आपने वर्क सर्टिफाई करवाया उस पे। तो वर्क सर्टिफाई आपने 4 लाख करवाया, टोटल 10 लाख में से, है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई में उसने बोला था कि हम जितना भी वर्क सर्टिफाई होगा उसका 90% आपको पे करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, बस 90 क्या पता वो पर 90% पे कर दे उसका। तो 90% मतलब 90 अपॉन में 100 परसेंटेज हटता है तो क्या लग जाता है 100। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसका 90% पे करेगा तो कितना आ जाएगा 18,000। तो यहाँ पे 18,000 आ सकता है, और यहाँ पे बाकी का जो बच गया वो अमाउंट यहाँ पे रिजर्व में सरप्लस में। तीसरा तरीका आपको बता ही दिया भाई। या फिर तीसरा तरीका आप ये वाला लगा सकते हो कि भाई कि 1/3 पेमेंट कर दे किसकी, 50,000 की, ठीक है। तो 50,000 का 1/3 पेमेंट करेगा, मतलब कितना हो गया ये हो गया 16,666.7, ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो क्या पता इतना पेमेंट कर दे, बाकी रिजर्व में सरप्लस में डाल दे, ठीक है। लेकिन अभी हमने लगाया कि इसका 1/3 वो पेमेंट करता है और उसका भी 90% वो पेमेंट करता है, मतलब मिनिमम अमाउंट हमें कितना मिलने वाला है मैंने वो बताया बस खाली, ठीक है भाई। तो इतना पैसा आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका अमाउंट था नॉशनल प्रॉफिट उसका 1/3 और उसका भी क्या बोलते हैं 90%। बाकी अगर दिलदार निकला कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छा निकला तो वो हो सकता है कि आपको इससे अमाउंट ज्यादा दे दे, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे अलग वेरियस तरीके आपने देख लिए निकालने के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन में मैं इस तरीके से करूंगा कि मिनिमम अमाउंट आपको इतना तो मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है। बाकी तो निकालने के लिए किसी भी तरीके से निकाल लो, सिंपल, बस इस तरीके से है। तो भाई आगे चालू करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बस 2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है भाई। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई। हाँ भाई शुक्र है। चलिए फिर, तो भाई अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इसमें कह रहा है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हैव अंडरटेकन द फॉलोइंग 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 जनवरी 2015। कह रहा है एक कंपनी है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नाम से, और उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट ए है और एक कॉन्ट्रैक्ट बी है। तो आपको क्या करना है सर, देख लेते हैं एक बार। ये सारे आइटम दे रखे हैं जो उन्होंने किया है काम, जैसे कि मटेरियल सेंड किया है साइट पे कितने का 85,000, मतलब सारी डिटेल दे रखी है आपको चाहिए। उसके बाद क्या रहे, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2,50,000 इसके लिए और 2 लाख रुपए बी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कह रहा है फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से कितना पैसा मिला, कैश रिसीव्ड कितना हुआ 1,80,000 और 1,40,000 रुपए मिला है दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कह रहा है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। हम कॉन्ट्रैक्टर है और हमको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, यानी कॉन्ट्रैक्टी से कितना पैसा लेना है उसके अकाउंट, सिंपल सर। चलिए, तो शुक्र है। चलिए भाई, सबसे पहले कौन सा बनेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी से वही बनेगा। उसके बाद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट की तो बहुत सिंपल है, बस उनसे कैश रिसीव करने की एंट्री करनी बस आपको। ये ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए, तो ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर और ये रहा अमाउंट, ठीक है भाई। चलिए, अब करना क्या है, जितने भी आपने खर्चे किए, जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए उनको डेबिट करना है। जितने भी आपने माल बेचा है, मतलब कि माल क्या बेचा है, जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड में, और जितना भी मटेरियल आपका बच गया है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आने वाला है, सिंपल। और उसके बाद आपका अकाउंट भी खत्म। चलिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं मटेरियल एट साइट। मटेरियल साइट पे ये क्या, कौन सा मटेरियल है, ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल, मतलब कि हमने साइट पे भेजा है या फिर हमारे पास पड़ा हुआ है, मतलब साइट पे पड़ा हुआ है उतना। तो देखते हैं भाई, एक बार कह रहे हैं मटेरियल एट साइट, साइट में मटेरियल पड़ा है, और ये कौन सा है, सेंड वाला जो हमने भेजा है, यानी कि कौन सा है जो हमने मतलब मटेरियल भेजा है। तो ये मटेरियल जो हमने मटेरियल भेजा है कितने का, ये हो गया 85,349 का, सिंपल। चलिए, उसके बाद और क्या चीज है, लेबर जो साइट पे भेजी है, तो ये रहा लेबर का एक्सपेंस, ठीक है भाई, कितना हो गया 74,375, ये 375, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या रहा है, प्लांट जो भेजा है साइट पे, तो 2 में प्लांट कितने का भेजा है 15,000 का, ठीक है भाई। अभी मैं केवल ए का कर रहा हूँ, बी का बाद में करेंगे। बाद में क्या, एक तरीके भाई सेम ही टॉपिक है ए और बी का, तो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आपको बी घर से करना है, ठीक है सर। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बी वाला खुद करना है। कह रहे हैं मटेरियल हो गया, अब कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ये रहा भाई डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 3167, ठीक है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 4126, 2 में एस्टेब्लिशमेंट चार्ज कितना भाई, जो गया 4126, सिंपल। तो ये सारे एक्सपेंसेस थे जो आपने करे हैं। उसके बाद देखते हैं भाई और क्या क्या रखा है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। अब देखो कुछ मटेरियल है जो आपने साइट पे भेजा था, ठीक है, जो कि कितने का था 85,349 का, ठीक है भाई।
अब उस साइड पे से कुछ मटेरियल क्या हो गया हमारे पास वापस आ गया, जैसे वो हम बोलते नहीं है, जैसे हमने सामान परचेज किया था तो सामान परचेज करने के बाद परचेज रिटर्न हो जाता है, सेम वैसे ही यहाँ पे हमने सामान भेजा था उसके पास, साइट पे भेजा था, अब वो वापस आ गया तो हमारे लिए वापस आ गया, तो फिर यहाँ पे लिख दो, क्या बोलते हैं, बाय में मटेरियल रिटर्न, कितने का मटेरियल वापस आया है, तो यार मटेरियल रिटर्न हुआ है स्टोर पे, तो 549 का 549 का, सिंपल। चलिए उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, अच्छा वर्क सर्टिफाइड तो इसके लिए कर देते हैं सर बाय में वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी माल बन रहा है, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है वर्क सर्टिफाइड और दूसरा क्या होता है वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कितना है भाई, तो ये वर्क सर्टिफाइड ये हो गया 1,95,000 1,95,000, ठीक है, और अनसर्टिफाइड कितना है, नॉट सर्टिफाइड ये रहा 4,500, टोटल हो गया ये मिला के 1,99,500 1,99,500, ठीक है। मटेरियल इन हैंड, यानी कि मटेरियल इन हैंड मतलब हमारे पास मटेरियल इतना पड़ा हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है, क्योंकि साल दे रखा है आपको 31 दिसंबर मतलब साल का एंड ही है, तो ये रहा बाय में मटेरियल, कितने का मटेरियल पड़ा है हमारे पास 1833 का 1833, चलिए उसके बाद वेजेस पड़े हुए मतलब कि बाय में वेजेस, एक सेकंड भाई, नहीं है वेजेस एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है, मतलब साल के एंड में हमने वेजेस दिए नहीं, हमको पे करना था, तो ये तो खर्चा हो गया ना भाई, तो खर्चे को इस साइड नहीं लिखेंगे भाई, वेजेस थोड़ी ना आउटस्टैंडिंग होती मतलब बची तो है ना, हाँ जी, तो खर्चे हैं भाई जो हमने पे नहीं किए, तो चाहे तो उसके अंदर लेबर के अंदर एड करके लिख दो, चाहे आउटस्टैंडिंग वेजेस अलग से डाल दो, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है भाई, तो खर्चा है एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना भाई, चलिए तो 2,400, चलिए इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो टू में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जितना हमने खर्चा किया है लेकिन पे नहीं किया, कितना 240, एक सेकंड भाई फोन आ रहा है, हाँ भाई श्योर, चलिए तो कहाँ पे थे हम, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट की वैल्यू, सर प्लांट की वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में हमने बिजनेस में मशीनरी लगाई थी, प्लांट लगाया था 15,000 का, अब उसकी वैल्यू साल में बच गई है कितने की 11,000 की, यानी डेप्रिसिएशन कितना लगा 4,000 का, वही या तो डेप्रिसिएशन लिख दो वहां पे या फिर जो क्लोजिंग बची है वैल्यू उसको यहाँ पे उतार दो, तो बाय में प्लांट, तो प्लांट कितना बचा हुआ है आपके पास 11,000 रुपए का, सिंपल सर, बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बस आपको डायरेक्ट मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लिखना है, जितने भी बच गया माल वो यहाँ पे लिखना है, रिटर्न हो गया तो रिटर्न वापस आ गया, सिंपल, ठीक है। अगर कोई वर्किंग इन प्रोग्रेस है या फिर अनसर्टिफाइड है या फिर सर्टिफाइड है, दोनों दोनों आपको यहाँ पे लिख देने हैं, सिंपल, कि आपने इतने का काम कर दिया, इतना पैसा आपको मिलने वाला था, तो अब देख लो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, बस खाली बैलेंस करके आपने सारी चीजें कर दी ना, हाँ ठीक, बस आपको खाली बैलेंस करना है और आपको देखना है नेट प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, सिंपल सर, चलिए तो एक बार कर लेते हैं, ठीक है, हाँ भाई, तो ये 549 प्लस में 199 500 1833 जमा में 11,000, तो टोटल मिला के हो गया भाई 2,12,882, ये हो गया 212,882, सिंपल। चलिए इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड का बराबर ही आना चाहिए, तो 212,882, ठीक है भाई, तो माइनस कर लेते हैं ना, सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ये हो गया 85,000 85,349 माइनस में 74,375 74,375 माइनस में 15,000 माइनस में 3,167 माइनस में 4,126 2,400 240, तो ये भाई आपका आ गया प्रॉफिट 28,225, सिंपल सर, और इस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट, ये रहा नॉशनल प्रॉफिट, ये आपने कैसे निकाला, ये हमने निकाला बैलेंस फिगर करके, सिंपल सर, और ये नॉशनल प्रॉफिट जो था उस साइड उतर जाएगा बैलेंस बीडी बन के, मतलब 2 में नॉशनल प्रॉफिट लिख लो या फिर बैलेंस बीडी लिख दो, ठीक है भाई, कितना 28,225 28,225, सिंपल। अब इसमें से हमको कितना पैसा मिलना है और कितना पैसा नहीं मिलना, बस उसकी कैलकुलेशन करनी है, जो पैसा मिलना होगा वो ट्रांसफर कर देंगे 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिलना होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे क्या रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस, सिंपल सर। चलिए अब यानी कि टोटल तो यही आने वाला है फिर, तो 28,225 ये रहा 28,225, सिंपल। चलिए
अब फटाफट से निकाल लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं, जगह है नीचे लिखने की, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो अब देखो वैल्यूएशन कैसे करनी है। मेन तो हमें देखना है कि जो हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका परसेंटेज कितना है। देखो मैंने क्या बताया था, अगर चलते हैं जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1/4 यानी कि 25% से कम होगा तो कोई प्रॉफिट नहीं देना। अगर 1/4 से ज्यादा होगा तब आपको प्रॉफिट देना है, लेकिन 1/3 देना है, ठीक है। प्रॉफिट का कितना 1/3, और वो भी कैश अपॉन में वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से, ठीक है। और ये कब तक, जब तक वो हाफ तक होता है। और अगर हाफ से ज्यादा होगा तब आपको क्या करना है सर, हाफ से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका हाफ से ज्यादा होगा तो ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पे बस खाली इसकी जगह, ठीक है। बस ये इतना बताया था। अब देखिए ध्यान से कितना अमाउंट है। तो आपका भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, हाँ भाई ये रहा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था आपका 2.5 लाख। कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, 2.5 लाख। आपने वर्क सर्टिफाइड कितना करवाया, पहली साल बाद ही वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया। देखो ए का, ये रहा ए का वर्क सर्टिफाइड कितना है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी वाज कितना, कैश रिसीव्ड हुआ ना, वर्क सर्टिफाइड देखना भाई, वर्क सर्टिफाइड कहां गया, ये रहा भाई। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,95,000 कितना है, 1,95,000 ये रहा भाई, 1,95,000 सिंपल। तो 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और आपने पहले साल ही में ही वर्क सर्टिफाइड करवा लिया, कितने का, 1,95,000 का वर्क सर्टिफाइड करवा लिया। मतलब कि ये क्या है, आधे से ज्यादा है, क्योंकि इसका आधा कितना होता है भाई, 2.5 लाख का आधा 1,25,000, लेकिन आपने सर्टिफाई करवा लिया 1,20,000 मतलब 95,000 का, यानी कि आपका हाफ से अमाउंट ज्यादा है। तो हाफ से अगर अमाउंट ज्यादा हो तो कौन सा फॉर्मुला करने वाला है, 2/3 के हिसाब से। तो आपको कैसे निकालना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये आप निकालोगे 2/3 मल्टीप्लाई में नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई में जो कैश था अपन में वर्क सर्टिफाइड। सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई में नॉशनल प्रॉफिट कितना है 28,225 मल्टीप्लाई में कैश रिसीव कितना मिल रहा था उससे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो ये रहा कैश रिसीव कितना मिला, 1,80,000। पिछली बार तो था वो हमको परसेंटेज दे रखी थी कि 90% मिला और क्या 80% मिला। इस बार वो परसेंटेज नहीं है, इस बार अमाउंट है कितना, बी से मिला 41 और इसमें मिला 81। तो आपको तो 81 वाला चाहिए ना, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट एक के हिसाब से कर रहे हैं। तो 1,80,000 अपॉन में वर्क सर्टिफाइड कितना, वर्क सर्टिफाइड था 1,95,000। बस इसको सॉल्व करना है, आपको पता चल जाएगा अमाउंट, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 28,225 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में 1,800 डिवाइड बाय 195,000। हाँ भाई, तो ये आपका अमाउंट आ गया कितना, 1,736,9.2 है। तो 9.23 इस तरीके से चल रहा है। तो यही मान लो, फिर यही अमाउंट है, ठीक है भाई, 1,736,9, ठीक है भाई, इतना अमाउंट है। और बाकी कितना बच गया, तो माइनस कर लेंगे किससे, इससे 28,225। तो ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा कितना, 1,0855, ठीक है भाई। 10,855 नहीं है तो इसको 56 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको मैच हो जाए ना वो चीज पॉइंटों में रखा, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो सीधी बात, आपको चलते हैं अभी जो मिलेगा वो मिलने वाला है कितना, 17,300 चलते हैं 59 रुपए, ठीक है, 69 रुपए। तो 17,369 रुपए आपको मिलेंगे। और बाकी जो बच गया वो कितना बच गया, 10,008 मतलब 856 रुपए आपके बच गए। तो आपका जो है वो कहाँ पे चला गया, रिजर्व में सरप्लस में। इतना सिंपल सा, बढ़िया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और अकाउंट बनाना था भाई, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्या है, बहुत सिंपल सा अकाउंट है, एक ही बताता हूँ, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर मैं मिटो रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, नीचे जगह है, नीचे वाला मिटो कर देता हूँ, है ना। ये समझ में आ गया ना भाई, नोट कर लेना फटाफट से, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है भाई। चलिए अगले चलते हैं। कह रहा है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, मतलब कि ना के बराबर ही करना है, छोटा सा। ये रहा, ऊपर लिख देना कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर। तो बस बाई में कैश में उसने आपको कैश में कितना दिया, और जो बच गया बाई में बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी बच गया। तो कैश में कितना दिया, ए ने कितना दिया है भाई, 1,80,000। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने पे अभी हमें मिले कितना, 1,80,000। बस ये यहाँ पे लिख दिया 180, बस बैलेंस बराबर हो गया। यहाँ पे बैलेंस में बच गया 1,80,000, ठीक है भाई। मतलब जो 1,80,000 बैलेंस बचा था उसने क्या कर दिया, हमको पे कर दिया, किसने, हमारे कॉन्ट्रैक्टी ने। सिंपल सा, बस खत्म काम। ये हो गया आपका कौन सा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। आसान था भाई, क्योंकि कैश हमें मिलने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या हो रहा है, कैश दे रहा होगा सीधा, तो अब कैश में लेके एंट्री कर देते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू में कॉन्ट्रैक्टी। सिंपल ना, कैश आने वाला है हमारे पास, तो बस मैंने वही करी, कैश अकाउंट डेबिट टू में कॉन्ट्रैक्टी। अब कैश को मतलब कैश अकाउंट में तो डेबिट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टी को, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में क्रेडिट कैश। जनरल एंट्री बस खाली लेजर में पोस्टिंग करी है। बस ये छोटा सा अकाउंट था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सेम ऐसे ही क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको बी वाला पार्ट है, तो बी वाला पार्ट आपको खुद को सॉल्व करना है सर, मैं कुछ नहीं करवाने वाला, ये आपका होमवर्क है, आप घर पे तैयारी करो। और यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पूरा चैप्टर, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब
चलते हैं, क्या नाम था चैप्टर का, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को लगा कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग आपका चैप्टर खत्म होता है। अब उसके बाद चालू होता है भाई प्रोसेस कोस्टिंग वाला चैप्टर, जो कि अगला चैप्टर बनने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, अगर वीडियो समझ में आई हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू। ये छोटे से बाल है ना, बाल होते भी थैंक यू आपको, ठीक है भाई। और आपने पहले तो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। अरे कोई आफत नहीं आ रही है भाई, आराम से कर दियो, बाद में जब आपको टाइम मिला ना तब कर दियो, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम। हाँ, किसी के नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल भाई, ठीक है। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, आज दिन, और टाटा बाय बाय, बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, बाय बाय।